तो हम क्या पढ़ रहे थे, क्लास 12 फिजिक्स, जिसका हमारा यूनिट चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये थर्ड यूनिट है क्लास 12 फिजिक्स का। तो इसका आज हमारे लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं, तो इस लास्ट टॉपिक भी इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। इससे पहले हम अच्छे से पढ़ चुके हैं सेल क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल के लिए ईएमएफ क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में हम एक रिलेशन भी फाइंड आउट कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है किरचॉफ के दोनों लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जिसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, और किरचॉफ का सेकंड लॉ भी पढ़ना है जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ क्लोज पाथ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ क्लोज लूप भी बोलते हैं। और हमने फिर व्हीटस्टोन ब्रिज को इस वीडियो में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से जिसको हम जंक्शन रूल कहते हैं। पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो किरचॉफ के लॉ है 1882 में क्या ये दिए गए थे, यानी कि 1882 में इन दोनों लॉ को किरचॉफ ने दिया है। तो फर्स्ट लॉ जिसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन एनी सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। उसने बोला द सम ऑफ टोटल करंट, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे मिलने वाली जो टोटल करंट है उसका जो सम होगा किसी भी सर्किट में वो हमेशा जीरो होगा। यानी कि इस तरीके से बोल सकते हो समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो। एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, द करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन, जो करंट जंक्शन की तरफ को आएगी उसको पॉजिटिव ले लेना, एंड करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, और जो करंट जंक्शन से दूर जाएगी उसको नेगेटिव ले लेना है। तो ये वाला जो लॉ है वो बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने एक सर्किट लिया हुआ है जिसमें ये जंक्शन है यहाँ पे। तो इस जंक्शन पे देखो करंट आ रही है, आई 1 करंट इस जंक्शन की तरफ को आ रही है, I2 करंट भी इस जंक्शन की तरफ को आ रही है, और I4 करंट भी इस जंक्शन की तरफ को आ रही है। और इस जंक्शन में मिलने के बाद I3 करंट और I5 करंट क्या हो जा रही है, बाहर की तरफ चली जा रही है। तो क्या होता है, देखो जो करंट जंक्शन की तरफ को आ रही है उनको ऐड करो, उनको प्लस में ले लो, I1 I2 और I4 ये जंक्शन की तरफ को आ रही है, यानी कि क्या हो रहा है, कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन। तो ये पॉजिटिव ले लेंगे I1 I2 और I4 को। और उसके साथ I5 क्या हो गया, आउटसाइड जा रही है, I3 भी आउट जा रही है। तो I3 और I5 के आगे क्या है, माइनस साइन लगा देंगे और इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया हमने सारी की सारी करंट, ये किसी भी जंक्शन पे आने वाली उन सब का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर हम ये माइनस वाले इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस I5। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ करंट कमिंग टुवर्ड जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। उसने बोला कि जंक्शन की तरफ को आने वाली करंट का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट के सम के बराबर हो जाएगा। इसी को हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, जिसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। या फिर इसको दूसरे वे में हमने क्या समझा था, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन एनी सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो टोटल करंट का जो सम होता है किसी भी जंक्शन पर हमेशा जीरो आता है। बस में एक चीज का ध्यान रखना है, जो जंक्शन की तरफ को आने वाली करंट है उनको पॉजिटिव ले लेना है, जो जंक्शन से दूर जा रही है करंट उनको नेगेटिव ले लेना है, उन सबको जोड़ना है तो हमेशा जीरो निकल के आ जाएगा। यही किरचॉफ का क्या फर्स्ट लॉ है। या फिर हमने इसको इस तरीके से भी समझ लिया कि जंक्शन की तरफ को जो आने वाली करंट है उन सबको सम कर दो, वो इक्वल टू हो जाएगा जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के सम के बराबर। तो इसका स्टेटमेंट ये हो गया। याद रखना एक चीज और इंपॉर्टेंट नोट करके, द फर्स्ट लॉ ऑफ द किरचॉफ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का, यानी कि जो जंक्शन रूल हमने अभी पढ़ा, ये जंक्शन रूल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्या है, बेस्ड है कंप्लीटली। तो इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब हम सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं किरचॉफ का, जिसको हम लॉ ऑफ क्लोज लूप भी कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ क्लोज मैश भी कह सकते हैं, या फिर सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ कहेंगे। इट स्टेट्स दैट इन क्लोज मैश ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि क्लोज मैश का मतलब क्लोज पाथ भी समझ सकते हो, क्लोज लूप समझ सकते हो। तो समझ इन क्लोज लूप ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, मतलब द एल्जेब्रिक सम करना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। पहले करना है प्रोडक्ट करंट और रेजिस्टेंस का, करंट और रेजिस्टेंस जितने भी सर्किट में जुड़े हुए हैं उनका प्रोडक्ट करना है और उनका एल्जेब्रिक सम करना है। इज ऑलवेज इक्वल टू ईएमएफ प्रेजेंट इन दैट क्लोज लूप, और वो किसके बराबर हो जाएगा, उस लूप में कितने ईएमएफ प्रेजेंट है उन सबके सम के बराबर हो जाएगा। या फिर दूसरे वे में इसको अच्छे समझो, देखो इस तरीके से मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, समेशन ऑफ आई इंटू आर। देखो आई करंट हो गई, आर रेजिस्टेंस हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको ऐड करना है जितने भी करंट और रेजिस्टेंस होंगे, और वो इक्वल टू बराबर आ जाएगा समेशन ऑफ ई के, यानी कि टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल, या उस लूप से जितने भी सेल जुड़े हैं उन सबका टोटल ईएमएफ हम इसे बोल देंगे। इंपॉर्टेंट नोट करके एक बात ध्यान रखनी है, क्लॉकवाइज करंट एंड ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव। क्लॉकवाइज जो करंट होगा और जो ईएमएफ होगा उसको पॉजिटिव ले लेंगे, एंड एंटी क्लॉकवाइज जो करंट एंड ईएमएफ होगा उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो ये वाला जो लॉ है वो बिल्कुल करेक्ट फिट हो जाएगा। अब देखो हमारे पास ये सर्किट है भाई, ये सर्किट ए बी सी डी, इसमें एक सेल जुड़ा हुआ है E1, दूसरा सेल है E2, तीसरा सेल है E3। और जो E1 सेल है देखो, इसमें से जो करंट बाहर आएगी सीधी सी बात है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो जाएगी, यानी कि I1 करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। और जो R1 जो रेजिस्टेंस है वो इस I1 करंट के साथ का रेजिस्टेंस है, यानी कि I1 के साथ R1 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरीके से देखो यहाँ से भी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को करंट जाएगी। देखो I2 करंट जो यहाँ पे से क्या आ रही है, नीचे को होकर आ रही है,
ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि जो इसका ईएमएफ है बहुत हाई होगा, इसलिए करंट नीचे को आ रही है, वरना करंट क्या होगी, E2 से ऊपर की तरफ को इस तरीके से जाएगी। ठीक हो गई बात। तो ये I2 करंट भी ये नीचे को आ रही है, यहाँ पे जो है ईएमएफ है वो क्या है, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होगा, हमें ध्यान रखना। इस E2 की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी यहाँ से, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ईएमएफ की डायरेक्शन होती है। यहाँ पे भी ईएमएफ जो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो इस तरफ को डायरेक्टेड होगा, ऐसे करके एरो लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ध्यान रखना। इसी तरीके से यहाँ से जो है I3 करंट देखो इस तरफ को आ रही है, I4 करंट इस तरफ को आ रही है। तो एक हमने क्लोज लूप ले रखा है, सिंपल सा क्लोज लूप है ना। इस क्लोज लूप को सिंपल समझना है, बाकी यहाँ पे इस बात का ध्यान नहीं देना कौन सी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है अभी, है ना। I2 I1 ये किस किस डायरेक्शन में हो रही है, इस बात का हमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे केवल इतना ही ध्यान देना है, इस लॉ को हम अप्लाई करना सीखते हैं। इस क्लोज लूप ABCD में इस लॉ को कैसे अप्लाई किया जाए। सबसे पहले समेशन ऑफ E निकालेंगे, समेशन ऑफ IR निकालेंगे, उनको इक्वल टू रख देंगे, सिंपल सी बात है, यही सेकंड लॉ है। तो समेशन ऑफ E क्या हो जाएगा, देखो E1 को देखो, E1 की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को है, देखो E1 की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होगी इस तरीके से, यानी कि इस तरफ को। और इस तरफ को देखो, ये अगर आप इसको लूप को इस तरीके से घुमाएंगे, देखो ये है ईएमएफ की डायरेक्शन, तो इस तरीके से आप लूप को घुमाएंगे तो देखो ये जो लूप है मेरा जो हाथ है किस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो E1 जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। इस तरीके से E2 जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ से ऊपर को होगा। तो ये वाला जो हाथ, मेरे हाथ को ध्यान से देखो, ऊपर को है तो ऊपर को करंट ऐसे जाएगी, तो ऐसे करके ईएमएफ की डायरेक्शन होगी यानी कि क्लॉकवाइज, तो E2 क्या होगी, प्लस में ले लेंगे। इसी तरीके से E3 को देखोगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इसकी डायरेक्शन होगी, और ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है देखो, तो E3 को नेगेटिव ले लेंगे। इसी तरीके से समेशन ऑफ IR निकालेंगे, यहाँ पे देखो I1 जो है, I1 करंट देखो क्या एंटी क्लॉकवाइज है, I2 करंट भी एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान रखना है। I3 करंट देखो ऐसे बह रही है, देखो ये क्लॉकवाइज, क्लॉक की डायरेक्शन में। I4 करंट भी देखो ऐसे बह रही है क्लॉक की डायरेक्शन में। तो जो क्लॉक के डायरेक्शन में है यानी कि I3 और I4 क्लॉक के डायरेक्शन में, इनको प्लस कर देंगे यानी कि प्लस साइन ले लेंगे इनके साथ। और I1 और I2 जो है वो क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो इनके साथ जो है वो नेगेटिव साइन लेंगे। तो समेशन ऑफ IR में यानी कि सारे IR जोड़ेंगे, देखो I1 के साथ R1 होगा लेकिन माइनस के साथ, बिकॉज I1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरीके से I2 के साथ R2 होगा लेकिन वो भी माइनस के साथ, क्योंकि वो भी एंटी क्लॉकवाइज। I3 और I4 क्या है, क्लॉकवाइज है, तो दोनों क्या होंगे, प्लस के साथ होंगे, I3 के साथ R3 और I4 के साथ R4। और हम इसको समेशन ऑफ E इक्वल टू समेशन ऑफ IR की जगह पुट कर देंगे, तो इस तरीके से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, यानी कि क्या होगा, ये इसके बराबर होगा। यही क्या है, किरचॉफ का सेकंड लॉ है। और ध्यान रखना है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या है, बेस्ड है। इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज को समझ लेते हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो इस लास्ट टॉपिक को भी आज क्लियर कर देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। इन 1842 द साइंटिस्ट, इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर व्हीटस्टोन, मेड एन अरेंजमेंट ज्वाइनिंग रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर एंड सेल। क्या बोला, व्हीटस्टोन जो प्रोफेसर हैं इन्होंने क्या करा 1842 में, ये इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर और सेल को लेके, जिसको नाम दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज का अब हम प्रिंसिपल समझते हैं क्या है। इन दिस अरेंजमेंट 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 4 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। उसने क्या बोला, इस अरेंजमेंट में, व्हीटस्टोन ने इस अरेंजमेंट में क्या करा, 4 रेजिस्टेंस लिए जिनको क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड में जोड़ दिया। एंड 1 डायगोनल इज कनेक्टेड विद सेल, और एक जो डायगोनल है उससे सेल जोड़ दिया। एंड अदर डायगोनल इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर, जो दूसरा डायगोनल है उसके साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। द रेजिस्टेंस आर एडजस्टेड सच दैट, अब ये 4 रेजिस्टेंस जो हमने मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज ने क्या करा, यानी कि व्हीटस्टोन ने जो क्या करा, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड में जोड़े, उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करा। क्या लिखा था, रेजिस्टेंस आर एडजस्टेड सच दैट द करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम 0। उसने ये जो 4 रेजिस्टेंस हैं, यानी कि जो उसने क्या करे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड में जोड़े, और उस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, दूसरे डायगोनल में सेल जोड़ दिया, इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया। उस अरेंजमेंट बनाने के बाद उस रेजिस्टेंस को, जितने भी वो 4 रेजिस्टेंस थे, उनको उसने कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया कि गैल्वेनोमीटर से करंट क्या हो गई, फ्लो होने वाली 0 हो गई। तो उसने लिखा तो है द रेजिस्टेंस आर एडजस्टेड सच दैट, उन रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया गया, द करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम 0, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो बहने वाली करंट है वो 0 हो गई। इट मीन्स नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, कहने का मतलब क्या, इस केस में जो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। उसने क्या करा, रेजिस्टेंस को, चारों रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करा कि गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली जो करंट है वो 0 हो गई, यानी कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाने लग गया। इस स्टेट को उन्होंने 0 डिफ्लेक्शन का नाम दिया, या फिर बैलेंस स्टेट ऑफ क्या कहा, व्हीटस्टोन ब्रिज का। दिस स्टेट ऑफ 0 डिफ्लेक्शन, इस स्टेट को उसने 0 डिफ्लेक्शन का नाम दिया, या फिर इस कॉल्ड बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो 0 डिफ्लेक्शन इसलिए बोला है क्योंकि इस केस में जो गैल्वेनोमीटर है उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं हुई। ऐसा कब हुआ, जब उसने चारों रेजिस्टेंस को एडजस्ट किया। तो दिस स्टेट ऑफ 0 डिफ्लेक्शन
इन द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड बैलेंस स्टेट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। और ध्यान रखना है इन द बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस होता है। देखो ये एक यहाँ पे फिगर दिख रहा है, इस फिगर को समझ लेते हैं। हमारे पास क्या, देखो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जिसकी एक साइड ये है P, दूसरी साइड Q हो गई, तीसरी साइड ये हो गई R, तीसरी साइड चौथी साइड ये हो गई D। देखो A B C D, ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसकी चार साइड में चार रेजिस्टेंस जोड़ दिए, एक P रेजिस्टेंस, एक Q रेजिस्टेंस, एक R रेजिस्टेंस, एक S रेजिस्टेंस। इसका एक डायगोनल से देखो, एक डायगोनल से तो एक सेल जोड़ दिया और विद की K1, और दूसरा जो डायगोनल है देखो, दूसरा डायगोनल से गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और वहां पे भी एक की लगा दी, इसको K2 नाम दे दो। क्या नाम दे दो इस की को, K2 नाम दे दो। अब उसने क्या करा, ये PQRS को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हुई, और इस स्टेट को उसने बोल दिया कि बैलेंस, जो भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज है इसकी क्या है, बैलेंस स्टेट है। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, देखो इसको हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टू एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अनदर टू एडजेसेंट साइड। यानी कि दो एडजेसेंट साइड क्या होती है, पहले उसको समझना जरूरी है। दो एडजेसेंट साइड कुछ इस तरीके से होते हैं जो एक पॉइंट से निकलते हैं। तो एक पॉइंट से निकलने वाली जो दो साइड होंगी, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, ये जो दोनों साइड है इनको हम एडजेसेंट साइड कह देते हैं। या फिर क्या बोला मैंने, एक पॉइंट से निकलने वाली जो दो साइड है उनको एडजेसेंट साइड कहते हैं। और इनमें लगे हुए जो रेशियो है उनका, इनमें लगे हुए जो क्या है रेजिस्टेंस है उनका रेशियो, देखो ये दो, ये हो गया, जैसे ये हो गया, ये हो गया, दोनों एडजेसेंट साइड है। या फिर ये वाली साइड इसके एडजेसेंट है क्योंकि ये एक पॉइंट से निकल ली, तो देखो ये हो गया और ये दोनों एडजेसेंट साइड होगी। इसी तरीके से इस पॉइंट से दो साइड निकल ली, एक साइड ये, एक साइड ये, दोनों एडजेसेंट साइड है। तो इनमें लगने वाले जो रेजिस्टेंस है इनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है, यानी कि P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, देखो P अपॉन R इक्वल टू क्यू अपॉन एस, ये भी बात बराबर है, ये भी वही बात होगी। एडजेसेंट साइड में जो रेजिस्टेंस लगे हैं उनका जो रेशियो क्या होता है वो बराबर हो जाता है इन द बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसका प्रिंसिपल है, उसके प्रिंसिपल में क्या है भाई कि इन चारों रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि गैल्वेनोमीटर में होने वाली जो करंट है वो जीरो हो जाए, और इस स्टेट को हम क्या बोल देंगे भाई, उस स्टेट को हम क्या बोल देंगे, बैलेंस स्टेट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे भाई, ये वाली जो कंडीशन है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की, इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे ये प्रूफ होता है। तो हमारे पास ये प्रूफ है, फिगर हमने दोबारा बना लिया। देखो यहाँ पे हमारे पास PQRS चार रेजिस्टेंस है, क्वाड्रिलेटर की चार साइड में जुड़े हुए, एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, दूसरे डायगोनल में सेल जुड़ा हुआ है विद K1, और जो ये वाला डायगोनल है जिसके साथ गैल्वेनोमीटर है वहाँ पे की K2 लगी हुई है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देयर आर फोर रेजिस्टेंस PQR एंड S आर कनेक्टेड एज फोर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चार साइड में हमने चार रेजिस्टेंस जोड़ दिए। वन डायगोनल इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर विद की K2, एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर जुड़ा है वो भी की K2 के साथ, एंड अनदर डायगोनल कंसिस्ट ऑफ सेल और EMF E एंड की K1। दूसरा जो हमारे पास डायगोनल है उसमें एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका EMF E है, यहाँ पे E भी लिख सकते हैं हम इस तरीके से, और यहाँ पे एक की K1 जुड़ी हुई है। अब हम इसको एक एक करके क्या करते हैं, एक एक करके इसके जंक्शन रूल लगाते हैं, इसमें किरचॉफ का सेकंड रूल भी लगाएंगे, तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज की जो कंडीशन है वो अपने आप निकल के आ जाएगी। नाउ एट पॉइंट ए, अगर आप पॉइंट ए पे देखें तो देखो पहले तो टोटल करंट जो है वो आई फ्लो हो रही है सर्किट से, ध्यान रखना है, और यहाँ से आउटवर्ड हो जाएगी यानी कि बाहर की तरफ को आ जाएगी करंट। आई करंट जो है देखो इस पॉइंट ए पे दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, एक I1 और I2, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो आने वाली करंट और ये दोनों जाने वाली करंट, इनका सम क्या होगा, बराबर होगा। ये जो एक करंट यहाँ से ये जा रही है, एक करंट ये जा रही है जंक्शन से दूर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आने वाली करंट के सम के बराबर हो जाएगा। I बराबर I1 प्लस I2, ये हमने जंक्शन रूल लगा दिया। जंक्शन रूल क्या था भाई, अगर हम सिंपल से समझे कि आने वाली जो करंट है किसी भी जंक्शन पे उनको सबको जोड़ दें तो वो जाने वाली करंट के सम के बराबर हो जाता है। तो जाने वाली करंट दो है यहाँ पे I1 I2, लेकिन आने वाली करंट एक ही आई, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 निकल जाएगा। इसी तरीके से हम पॉइंट बी को देखेंगे, तो पॉइंट बी पे देखो ये करंट I1 आ रही और दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, IG और I3, है ना। ये I1 करंट आई पॉइंट बी पे दो पार्ट में डिवाइड होगी, IG और एक I3, तो हम लिख देंगे I1 बराबर IG प्लस I3। पॉइंट डी पे अगर आप देखेंगे, पॉइंट डी पे देखो क्या हो रहा है, एक करंट I2 आ रही, एक करंट IG आ रही, पॉइंट डी पे ना, एक करंट I2 और एक करंट क्या आ रही, IG आ रही, और वो मिलकर I4 बन जा रही, यानी कि I4 इक्वल टू हम लिख देंगे I2 प्लस IG, इस तरीके से I4 इक्वल टू I2 प्लस IG, ये भी जंक्शन रूल है। अब हम सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं किरचॉफ का। सबसे पहले क्लोज पाथ ABDA के लिए, ABDA, इसके लिए हम क्या करते हैं, किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो देखो ये जो करंट I1 है इसकी डायरेक्शन चेक करते हैं, देखो करंट I1 की डायरेक्शन इस तरफ को, यानी कि ऐसे हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। I2 की जरा डायरेक्शन देखें, I2 ऐसे बह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। IG को देखो, हम जब इस पाथ की बात करेंगे तो IG को इधर को घुमा देंगे ऐसे, IG आ तो नीचे को रही है ना, तो ऐसे घूम जाएगी ऐसे करके, ऐसे देखो IG जो करंट है वो इस तरीके से आ रही है ना नीचे को, तो ऐसे घूमेगी, ऐसे करके घूमेगी IG करंट। यहाँ पे IG करंट के लिए बना रखा मैंने, ऐसे घूमेगी यानी कि कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। तो IG भी क्लॉकवाइज, I1 भी क्लॉकवाइज, केवल I2 क्या यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। तो I1 के साथ P ले लेंगे, वो क्लॉकवाइज है तो I1 P हो जाएगा। IG भी क्या है, क्लॉकवाइज है, तो IG के साथ इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जिसको G कंसिडर कर लिया, G ले लेंगे।
I2 क्या है यहाँ पे, ये एंटी क्लॉकवाइज है बस, तो I2 के साथ R ले लेंगे लेकिन माइनस के साथ, इक्वल टू 0, क्योंकि ए बी डी ये जो क्लोज पाथ है इसके साथ कोई भी सेल नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कोई भी ईएमएफ नहीं है, तो ईएमएफ वाला जो पार्ट है वो 0 आ जाएगा सेकंड साइड में, तो ये इक्वेशन 4 बन गई। इसी तरीके से बी डी सी बी एक ले लेंगे, क्या क्लोज पाथ बी डी सी बी। I3 को देखोगे ध्यान से, I3 नीचे को आ रही, I3 को ऐसे घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, IG को घुमाओगे आप तो IG क्या हो जाएगी, I3 क्या है, देखो I3 को ध्यान से देखते हैं, I3 जो है ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्या है देखो I3 ऐसे बह रही ना ऐसे नीचे की तरफ को, तो I3 ऐसे आ रही नीचे को ऐसे करके, तो जब हम इस क्लोज पाथ में इसको घुमाएंगे तो ये ऊपर को ऐसे घूम जाएगी ऐसे करके, तो I3 क्या है क्लॉकवाइज है, ऐसे घूम जाएगी गोल गोल ऐसे आके, और IG जो है वो क्या है देखो वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन में। I4 भी क्या है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो I4 एंड जो भी I4 और IG ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, I3 जो हो गई वो क्लॉकवाइज हो गई, तो I3 के आगे प्लस लगेगा, I3 के साथ Q है, IG के साथ G है, I4 के साथ S है, तो सब ले लिए, जहां पे क्लॉकवाइज थे वो प्लस ले लिए, एंटी क्लॉकवाइज माइनस ले लिए, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब हम बात करें बैलेंस स्टेट की, व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस स्टेट में क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर होता है जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। जीरो डिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग है भाई, IG जीरो है, करंट IG क्या है जीरो, यानी कि गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट क्या है जीरो है, तो जो ये इक्वेशन है देखो इक्वेशन 2 में IG जीरो रख देंगे, इसमें भी IG जीरो, इसमें भी IG को जीरो कर देंगे, इसमें भी IG को जीरो कर देंगे, तो ये 2 से जो है I1 इक्वल टू I3 निकल के आ जाएगा, क्योंकि IG जीरो हो गई। 3 से क्या निकल के आएगा, I4 इक्वल टू I2। इसी तरीके से 4 से निकल के क्या आ जाएगा, देखो IG जीरो हो जाएगी तो I1P बराबर I2R। 5 से I3Q बराबर I4S, क्योंकि ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। अब एक ये इक्वेशन 8 है, ये 9 है, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 8 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 9 कर दोगे जब, तो I1P अपॉन I3Q हो जाएगा, ये I2R अपॉन I4S हो जाएगा। इस तरीके से इस इक्वेशन में जो इक्वेशन में नहीं बनाई, इक्वेशन 8 और 9 को डिवाइड करके इसमें क्या करा हमने, यूजिंग 6 एंड 7 का यूज करा, I1 की जगह I3 रख दिया, यानी कि ये I3 की जगह हमने क्या करा, देखो यहाँ पे I1 पुट कर दिया, और ऐसे हम I4 की जगह I2 रख सकते हैं, तो I4S की जगह I2 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो ये क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस स्टेट है, ध्यान रखना है अच्छे से, ऐसा तब होता है जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता। ये सब कब किया जाता है, ये रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने के बाद ऐसा पॉसिबल होता है, जब ये चारों रेजिस्टेंस में से किसी एक रेजिस्टेंस को एडजस्ट किया जाता है। 3 रेजिस्टेंस तो फिक्स कर सकते हैं हम, और एक रेजिस्टेंस को मान लो हमने R, S और Q को फिक्स कर दिया, यानी कि उनकी अमाउंट फिक्स कर दी कि वो इतने ओम के हैं, तो P को एडजस्ट क्या करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का केस आएगा कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जब उस केस में हमारे पास P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, किरचॉफ के दोनों लॉ देख लिए और व्हीटस्टोन ब्रिज भी समझ लिया, उसका प्रिंसिपल भी उसका प्रूफ भी, तो ध्यान से अच्छे से समझना है इसे। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।